हेलो दोस्तों, देश दुनिया की विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट से रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे कौन देगा, कौन सी सरकार देगी, वो मुझे मालूम नहीं। अभी देखिए, हाल ही में क्या है, एक साल पहले मार्च 2019 में NTPC और ग्रुप डी का वैकेंसी आया। गवर्नमेंट ने क्या किया, जहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज लेना था एग्जामिनेशन चार्जेज, वहाँ पे उन्होंने 500 रुपये लिया। और उसमें कंडीशन क्या है आप लोग जानते होंगे कि जो स्टूडेंट अपियर होगा एग्ज़ाम में उसको 400 रुपीज़ वापस कर दिया जाएगा, और जो अपियर नहीं होगा उसको 500 रुपीज़ लगेगा। उनको रिटर्न नहीं होगा अकाउंट में, रिफ़ंड नहीं मिलेगा उसको। अभी देखिए, आप जानते हैं ऑनलाइन सिस्टम है, और ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट का डिटेल है, जो फॉर्म भरा जाता है, वो सेम टाइम गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जैसे मान लीजिए डेट ख़त्म हो गया 31 को, तो गवर्नमेंट के पास टोटल डाटा आ गया कि टोटल कितना स्टूडेंट अपियर हुआ है। वैसे मैं बता दूं, लगभग 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ स्टूडेंट ये फॉर्म भरा है, यानी 2.5 करोड़ अप्रॉक्स इतना स्टूडेंट। और सभी का मान लीजिए 400 करके अगर रिफ़ंड जो होना था उससे कैलकुलेट कीजिए 2.5 करोड़ के साथ कितना होता है, 1000 करोड़ हो जाता है। गवर्नमेंट जो है मार्च 2019 या फेब में आया था 2019 में एग्ज़ाम, तभी से लेकर के वो 400 रुपीज़ का गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है भारत सरकार। वो हो जाता है 1000 करोड़, यानी 1000 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट स्टूडेंट के पैसे से अपना बिजनेस कर रही है। ये क्या तरीका है यार? और भी तरीका है बिजनेस करने का, पैसे लाने का। आप स्टूडेंट का इतना मालूम होगा आपको, उसमें से लगभग 50 लाख, उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं, जो कि किसान का लड़का है, एक मजदूर का लड़का है। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं कोई रिक्शा चलाता हो, किन्हीं के पेरेंट्स जो है साइकिल में हवा भरते होंगे, कोई किसान होंगे, कोई अपने एरिया को छोड़ के कहीं और जाके जॉब करते होंगे। किस लिए? मेरा बेटा पढ़ लेगा, कहीं गवर्नमेंट जॉब कर लेगा तो मेरे जैसे उसको भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों की रुपया से आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? मैं ये मान सकता हूँ, आपने राम मंदिर बनाने के लिए कितना रुपया खर्च किया है, 370 आर्टिकल आपने हटाया, चलिए वो तो बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन स्टूडेंट का आप क्यों बजा रहे हैं? स्टूडेंट ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने आपको वोट दे के वहाँ पे पहुँचाया ताकि आप कुछ अच्छा कर सकें देश के लिए। चलिए, आप जॉब नहीं दे सकते हैं, कम से कम इनके पैसे से तो बिजनेस तो मत कीजिए। आप चलिए बिजनेस कर भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फॉर्म भरा गया मार्च 2019 में, तो ये 2020 अगस्त सितंबर आ गया है, अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ? हाँ, हम मानते हैं कोरोना आया। कोरोना कब आया? मार्च 2020 में आया। इसके बीच में 1 साल का गैप होता है। क्या ये 1 साल में आप स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं? अरे टोटल प्लानिंग में 2 महीने काफ़ी है स्टूडेंट का PT एग्ज़ाम के लिए ऑल इंडिया में। उसके लिए आप इतना लंबा टाइम, चलिए इसमें क्या करना है आपको ये देख लीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। उनको तो पता ही है, लेकिन उनको ये पता चलना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो नीचे वाले को भी पता है कि उनका रुपया लेके हम बिजनेस कर रहे हैं। ये पब्लिक को भी पता है, एक गरीब को पता है कि उसको किस तरह से मामू बना रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इस वीडियो को गवर्नमेंट तक, भारत सरकार तक पहुँचाइए। ये जो बिजनेस कर रहा है स्टूडेंट के रुपया से, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बात करते हैं स्कॉलरशिप, ये कौन सी स्कॉलरशिप है? एक तरह आप स्टूडेंट का रुपया बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा तरफ बोलते हैं कि हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। किसको आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं? जो पाकिस्तान का नारा लगाता है उसको आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो पता ही है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कहाँ का स्टूडेंट पाकिस्तान का नारा लगाता है, जिसको 50 रुपया 150 रुपया में 1 महीने का खाना मिल जाता है हॉस्टल में। वैसे लोगों को आप स्कॉलरशिप देते हैं। और जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, मेहनत कर रहा है, जिसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं?
कम से कम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उनको फ्री कर दीजिए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मुश्किल से सिटी में रह रहे हैं कि चलिए 6 महीने तक हो जाएगा एग्ज़ाम, जॉब मिले ना मिले कुछ और करेंगे, वैसे लोगों को आप लटका के रखे हैं। ये भारत सरकार से मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, रेलवे को आप प्राइवेटकरण कर रहे हैं आप प्राइवेटकरण कर रहे हैं, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ भी एम्प्लॉय ही काम करेगा। ऐसा नहीं है अभी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में कर रही थी, वहाँ प्राइवेट कंपनी के साथ करेगा। लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन करने के साथ साथ जिनको आप काम दे रहे हैं, जिनके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो भारत सरकार का वेंडर बनने वाला है इंडियन रेलवे के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए, आप इतना तो उनका फिक्स कर दीजिए कि जो भी उस कैटेगरी का जो एम्प्लॉय होगा जिनको वो हायर करेगा उसी काम के लिए उसका सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये इंडियन गवर्नमेंट तय करनी चाहिए। ये सारा चीज़ उन पे कि आप क्यों छोड़ रहे हैं? तुम हमारा मतलब इंडियन गवर्नमेंट का पैसा लेके तुम हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाओ और आप बोलेंगे कि हम तो जॉब दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट में इतना जॉब दिया मैंने, प्राइवेटाइजेशन में इतना दिया, EPFO का डाटा बता रहा है इतना जॉब इंक्रीज हो गया। अरे क्या इंक्रीज हुआ? बेसिक पेमेंट 7,000 8,000 आप दे रहे हैं मंथली, पर डे 200 300 समथिंग आता है, और हाई स्किल का 400 समथिंग आता है पर डे। अगर 400 कुछ रुपया आप हाई स्किल एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं बेसिक, वो भी मान ले रहे हैं। उसके ऊपर वो प्राइवेट कंपनी क्या दे रही है ये आपको मालूम है? आप तो देखेंगे PF ESI में, हाँ चलो हाई स्किल वाले को इतना मिल रहा है, बेसिक इतना मिल रहा है, उससे स्किल वाले को इतना मिल रहा है, अन स्किल को इतना मिल रहा है, ये तो आप देख लेंगे। लेकिन उनको एक्चुअल में टोटल सैलरी कितना हाथ में आ रहा है ये आप जानते हैं? ये कमेटी होनी चाहिए कि उसको इन हैंड सैलरी इतना मिलना ही मिलना है। ये चीज़ आपने सोचा यहाँ के स्टूडेंट के बारे में, जो यहाँ पे उसका एम्प्लॉय होने वाला है, प्राइवेट थ्रू जो जाने वाला है इंडियन गवर्नमेंट में, उनका सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये आपने सोचा? और आप प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत क्या है? आप कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय ले लीजिए और जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसको साइड कीजिए। प्राइवेट कंपनी के HR टीम को हायर आप कर लीजिए, वो आपका सारा चीज़ देखेगा, सारे एम्प्लॉय का देखेगा, उनके द्वारा सारा चीज़ करवाइए, कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए। जो काम नहीं करता उनको लात मार के सामने निकाल दीजिए। मुझे मालूम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाने के बाद वो कामचोर हो जाता है, अच्छा काम नहीं करता है, कुछ अच्छा करता है, लेकिन वो भी कारण उनका जो है घूसखोरी इधर उधर बहुत कुछ चलता है, ये सबको मालूम है। तो आप उनको प्राइवेटाइजेशन कीजिए, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट उनको कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है किसी प्राइवेट कंपनी को ही सौंप देना? ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये रेलवे से रिलेटेड हो गया। अभी हम बात करते हैं SSC का। SSC में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। JEE का है, जैसे +2 लेवल का है, MTS है 10th लेवल का, CGL है। ये 2 साल पहले दिल्ली में बहुत सारा शोर शराबा हुआ, स्टूडेंट ने हंगामा किया, धांधली हो रही है। आप इतना जान लीजिए, अगर धांधली नहीं हो रही है तो स्टूडेंट इतना शोर शराबा नहीं करेगा। करेगा तो SSC में ही क्यों कर रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा है शोर शराबा? UPSC में शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो है तब तो हो रही है। मीडिया पे मैंने भी देखा 2 साल पहले सबूत के साथ ऐसे स्टूडेंट को पास कर दिया गया जिनको कुछ मालूम नहीं है। और इसके लिए आपने CBI का गठन किया, भारत सरकार ने CBI का गठन किया, और CBI जो है 2 साल तक अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दे पाया। क्या स्टूडेंट के पास इतना काम है कि वो आपसे केस लड़े? स्टूडेंट के लिए आप क्यों नहीं केस लड़ सकते हैं? डेली आप बता क्यों नहीं सकते हैं? बिजनेस के लिए तो आप बात करते हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, यहाँ पुल बना दिए, यहाँ ब्रिज बना दिए, यहाँ राम मंदिर बना दिए। स्टूडेंट के लिए आपने क्या किया, ये आपने क्यों नहीं शो कर रहे हैं? ये आप मुद्दा आप बताते क्यों नहीं? हाँ ये धांधली हुआ, ऐसा हुआ, इतना ऑफिसर को निलंबित किया गया, वो सब चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रॉब्लम यही है कि वो कहीं न कहीं उसी नेता के रिश्तेदार हैं, जिनको फर्जी तरीके से जॉब दिया जा रहा है, वो भी एक नेता का बेटा होगा, वो भी किसी ऑफिसर का बेटा होगा। ये सब चीज़ जो चल रहा है, ये सुधार कब होगा? आपने एजुकेशन में सुधार करने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं, अरे जो है उसको तो सुधार कर नहीं रहे हैं, उसको तो चला नहीं पा रहे हैं। आप न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या करेंगे? ये सारा क्वेश्चन मेरा भारत सरकार से है। अभी हम आते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसलिए हम बिहार से रिलेटेड भी बात करेंगे। अभी जो है कुछ दिन पहले, यानी 1 महीने पहले, BPSC का असिस्टेंट इंजीनियर का स्टूडेंट जो है
जो सभी इंजीनियर हैं ग्रेजुएटेड हैं, और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाएगा। ऐसे बच्चे ने आपके पास आया रिजल्ट मांगने के लिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ लड़का जिनका वैकेंसी बिहार सरकार निकाली थी 2017 में, और पीटी का एग्ज़ाम लिया 2018 में, मेंस का एग्ज़ाम लिया 2019 में, और 2019 के मार्च के लास्ट वीक में आई थिंक एग्ज़ाम लिया गया। और वो आज देखिए उसके 1 साल बाद यानी मार्च 2020 के बाद कोरोना आया है, इतना दिन तक रिजल्ट क्यों नहीं आया उसका। और वो स्टूडेंट आपसे जाता है आपके पास कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा रिजल्ट किधर है, तो उन पे आप लाठीचार्ज करवाते हैं ऐसे गैजेटेड ऑफिसर से। चलिए हम मान लेते हैं उसमें से 15 में से 5 का तो सिलेक्शन होगा, 5 तो गैजेटेड ऑफिसर बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, चलिए, लेकिन 5 तो बनेगा। आपने उस पर लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज करवाया जाता है किस पे? उनको बुला के आप बात कर सकते हैं कि वो क्यों ऐसे बैठा हुआ है, क्यों धरना कर रहा है, क्यों रिजल्ट मांग रहा है, कहाँ डिले हो रही है रिजल्ट में, वो रीज़न आप बता सकते हैं। जो एक गैजेटेड ऑफिसर है बनने वाला है, उनको इतना समझ ज़रूर है कि आप बताएंगे वो समझेगा ज़रूर। उन पे आप एक हवलदार जो कि उसका जूता साफ करने के लायक भी नहीं है, ऐसा ही इन लोगों से डंडा चलवाते हैं। ये किधर का न्याय है? इन स्टूडेंट के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा बिहार सरकार से क्वेश्चन है। और बाकी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, वो हिम्मत ना हारें, कंटिन्यू पढ़ाई पे ध्यान दें, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। को अपनी मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। लेकिन ऐसे जिनको हम एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनाते हैं, ऐसे लोगों को धीरे धीरे साइड करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के एक मुहिम चलाना है कि जो भी नेता, एमएलए, एमपी वही बन सकता है जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री हो, वही बन सकता है जिनके पास पीएचडी का डिग्री हो। इस टाइप का मेरे अनुसार मुझे जो लगता है संविधान में चेंजिंग आनी चाहिए कि जो मिनिमम ग्रेजुएट किया हो वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। जिस दिन ये चेंजिंग नहीं आया, समझिए इसी तरह झेलना पड़ेगा। और मैं स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ, आज आप स्टूडेंट हैं, 10 साल 15 साल बाद आप एक गार्जियन बनेंगे, तो ध्यान में रखिए आपके एरिया में अगर एजुकेटेड, जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हार जाए वो भी चलेगा, वोट उन्हीं को दीजिए। पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, आपके एरिया का विकास वही करेगा। आज नहीं तो कल बदलाव आएगा। अगर सभी के दिमाग में आ गया कि मुझे एजुकेटेड पर्सन को ही सेलेक्ट करना है, अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट है और चारों 10th फेल है, +2 फेल है, वर्कआउट कर लीजिए। वोट देना ही नहीं है ऐसे बंदे को जब तक कोई ग्रेजुएट किया हुआ बंदा, एजुकेटेड बंदा जब तक इलेक्शन में आता नहीं है, वोट देने ही मत जाइए। किसी का मजाल है कि आपके पास आके वो ले जाएगा। और उसी बीच से जैसे ऐसा अगर आदमी के अंदर आ गया, पब्लिक के अंदर आ गया कि जो ग्रेजुएट है उसी को हम इलेक्शन में वोट देंगे, तो आप जान लीजिए आपके एरिया से ग्रेजुएटेड बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, वो एक दिन इलेक्शन में आके खड़ा होगा और उनको वोट मिलेगा और सिस्टम ऑटोमेटिक चेंज होगा। संविधान में चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ कीजिए, ये चीज़ अपने दिमाग में विचार लाइए, आज नहीं तो कल सुधार ज़रूर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और बाकी जो भी टीचर हैं, जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इस टाइप का वीडियो वो भी स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ योगदान करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कुछ और वीडियो मुझे बनाना चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके हमको बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।